अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का लेक्चर नंबर 15 और उसका टॉपिक है सीड बैंक। हम एक्स सीटो और इन सीटो कंजर्वेशन पढ़ रहे थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें लिखा हुआ ना कि मेथड ऑफ हर्बेरियम और बोटानिकल गार्डन। तो हर्बेरियम और बोटानिकल गार्डन हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अब हम सीड बैंक, जीन बैंक और डीएनए बैंक पढ़ेंगे, ठीक है। हर्बेरियम और बोटानिकल गार्डन मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, उसके नोट्स भी मैं शेयर कर दूँगी, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे सीड बैंक। ओके, सीड बैंक क्या होता है? स्टोर ऑफ सीड्स टू प्रिजर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी। के सीड बैंक क्या होता है कि सीड का एक स्टोर होता है, हम स्टोर करते हैं सीड्स को जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए। अच्छा जी, अब रीजंस टू स्टोर सीड, क्या रीज़न क्या है कि हमें जो सीड्स हैं उनको स्टोर करना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिजर्व जीन्स फॉर प्लांट ब्रीडर। प्रिजर्व क्या इसकी रीज़न क्या होती है? प्रिजर्व जीन्स फॉर प्लांट ब्रीडर्स टू इंक्रीज यील्ड, कि हम जीन्स को प्रिजर्व कर लें ताकि वो किसके काम आ सकें? प्लांट ब्रीडर्स के। प्लांट ब्रीडर्स वो होते हैं जिस तरह हमने जो आपका प्रीवियस कोर्स था, प्रीवियस सेमेस्टर में उसका जेनेटिक्स का, उसमें हमने पढ़ा था कि ब्रीडिंग कराते हैं हम, एक वैरायटी को दूसरी वैरायटी के साथ इंटरब्रीड कराते हैं, एक न्यू वैरायटी इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो हम इसलिए प्रिजर्व करते हैं जीन्स को या सीड्स को कि हम क्या कर सकें, वो प्लांट ब्रीडर्स के काम आ सकें यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए। उसके बाद क्या है कि डिजीज़ रेजिस्टेंस हम ना वैरायटी बना सकें, ठीक है। थर्ड वन इज़ ड्रॉट टॉलरेंस। ड्रॉट मतलब जो कहत साली होती है, पानी की कमी हो जाती है, बारिश नहीं होती, उससे टॉलरेट करने के लिए प्लांट्स को बना सकें। फिर उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए ऐसे प्लांट्स बना सकें। या हम क्या कर सकें, टू फोरस्टार लॉस ऑफ जेनेटिक डिवर्सिटी। फिफ्थ वन क्या है कि हम जेनेटिक डिवर्सिटी के लॉस को प्रिजर्व करने के लिए भी क्या करते हैं, ये सीड स्टोर्स बनाते हैं, सीड बैंक बनाते हैं। पहली क्या रीज़न है कि प्लांट ब्रीडर्स के काम आ सके यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए। या सीड बैंक हम किस लिए बनाते हैं? रेजिस्टेंस वैरायटी बनाने के लिए, ड्रॉट टॉलरेंस वैरायटी बनाने के लिए, न्यूट्रिशन क्वालिटी वैराइटीज़ बनाने के लिए। या फिर हम क्या करते हैं, जेनेटिक डिवर्सिटी के लॉस को कंजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सीड बैंक बनाते हैं, क्लियर। उसके बाद क्या है, टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एक्स सीटो। हम पहले पढ़ सके कि इन सीटो क्या होता है कि जहाँ पे जो स्पीशी एक्सटिंक्ट हो रही है वहीं पे हम उसको क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, वहीं पे उनको कंजर्व करते हैं। लेकिन जब जो एक्सटिंक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है, बिल्कुल क्या वो एक या दो सिर्फ ऑर्गेनिजम्स बचते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्स सीटो कंजर्वेशन करते हैं, कि अल्टरनेटिव मेथड से उसकी कंजर्वेशन करते हैं। और उसमें एक्स सीटो में एक मेथड क्या है, सीड बैंक। ह्यूमन यूज सम प्लांट लेस फ्रिक्वेंटली। ह्यूमन्स क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स को बहुत लेस फ्रिक्वेंटली यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और लेकिन अब हम क्या करते हैं, यूटिलाइज कम करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको प्रिजर्व कर लेते हैं, हिस्टोरिकली एंड कल्चर कर लेते हैं। मतलब अब कुछ वैराइटीज़ हैं जिनको हम यूज़ ही नहीं कर रहे, तो वो क्या करेंगी, उनके सीड्स ज़्यादा नहीं बनेंगे। अगर वो 1 से 2 सीड बना रही है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी जो है ना डोमेस्टिक या बहुत सारी ऐसी वाइल्ड स्पीशीज़ हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। तो हम क्या करते हैं, उन्हें कल्चर कर लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं, ताकि उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं या मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं उनसे हम फ़ायदा उठा सकें, क्लियर। ओके, अब हम पढ़ते हैं कॉज और लॉस। इसका मतलब है कि ऐसा होता क्यों है कि हमें ज़रूरत पड़ती है सीड बैंक बनाने की। सीड बैंक की रीज़न्स तो हमने बता दी ना कि इस वजह से, लेकिन ऐसा क्या होता है कि ये रीज़न्स आती हैं। डैमेज बाय नेचुरल डिज़ास्टर्स, जिसे हम कह रहे हैं कि एक्सटिंक्शन हो जाती है, तो नेचुरल डिज़ास्टर, अर्थक्वेक आ गया, हैवी रेनफॉल होगी, ड्रॉट हो गया, उसकी वजह से क्या होता है, डैमेज हो जाते हैं बहुत सारे प्लांट, तो फिर उन्हें हम क्या कर लेते हैं, कंजर्व कर लेते हैं। या आउटब्रेक्स ऑफ डिजीज़, के डिजीज़ आ जाती है, अचानक कोई डिजीज़ आ गई है, जैसे शीशम के ऊपर डिजीज़ आ गई है या टाली के ऊपर कोई डिजीज़ आ गई है, तो वो एकदम गिरना शुरू कर देते हैं प्लांट्स, तो हम उन्हें क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं एक्स सीटो। या वार्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा जब जंगें लगती हैं तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, बहुत सारी स्पीशीज़ इफेक्ट होती हैं, तो उन्हें भी कंजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये मेथड अडॉप्ट करते हैं, एक्स सीटो मेथड्स अडॉप्ट करते हैं, क्लियर। उसके बाद है क्लासिफिकेशन बाय प्रोफाइल, कि सीड बैंक की क्लासिफिकेशन, एक होते हैं ऑब्जेक्टिव सीड बैंक्स, एक होते हैं फंक्शन सीड बैंक्स। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि हम वैरायटी को कंजर्व कर लेते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव, उसके ऊपर कोई हमारा मकसद होता है कि हम उन वैरायटीज़ को कंजर्व कर लें, और जब कमिंग हार्वेस्ट आए, जो अगले हम हार्वेस्ट करें, उसके लिए हम उसको प्रिजर्व करके रख लेते हैं कमिंग हार्वेस्ट के लिए। मतलब इस साल हमारा गंदम चावल हुआ है, हमने क्या किया, उसमें से कुछ सीड को क्या किया, अपने सीड बैंक में रखवा दिया है, ताकि जो नेक्स्ट हार्वेस्ट आए उसके लिए हम यूटिलाइज़ कर लें। फंक्शन क्या होता है कि कुछ फार्मर्स होते हैं जिनके पास सीड नहीं होता, वो सीड को तैयार नहीं कर सकते, तो हम उन्हें क्या करते हैं, सीड्स
प्रोवाइड करते हैं। दो तरह के क्या होते हैं सीड बैंक, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन। ओके जी, अब है रूल्स एंड मेथड। सबसे पहले हम रूल्स को स्टडी करते हैं कि क्या रूल्स होते हैं जीन बैंक या कोई भी सीड बैंक या कोई भी डीएनए बैंक को बनाने के लिए क्या रूल्स हैं। सबके लिए सिमिलर तो स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। पर्टिकुलर गाइडलाइंस फ्रॉम यूएस साइंटिस्ट 1950s एंड 1960s। जेम्स हेरिंगटन ने क्या किया, ये रूल्स इंट्रोड्यूस कराए जिन्हें हम क्या कहते हैं, थंब रूल्स कहते हैं। यूएस साइंटिस्ट था जेम्स हेरिंगटन, 1950s से 1960s में उसने क्या किए, रूल्स इंट्रोड्यूस कराए, उन्हें हम थंब रूल्स कहते हैं। थंब रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सम ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर शुड बी लेस दैन 100 फॉर सैंपल ऑफ सर्वाइव। कि अगर हम चाहते हैं कि कोई भी सीड 5 साल तक सर्वाइव करे तो हमें उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी और उसका टेम्परेचर 100 से कम रखना होगा। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी सैंपल है वो सर्वाइव करे 5 साल तो हमें उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी और उसका टेम्परेचर कितना रखना होगा, लेस देन 100। सेकंड क्या है, रिडक्शन ऑफ वाटर कंटेंट बाय 1%, मतलब उसको इतना ड्राई करें कि उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो क्या हो जाए, 1% रिड्यूस हो जाए। या फिर टेम्परेचर को क्या कर दें, 10%, 10 डिग्री उसको रिड्यूस करेंगे तो उस सीड का लाइफ स्पैन डबल हो जाएगा। मतलब हम चाहते हैं कि ये सीड है ये अगर 5 साल सर्वाइव कर रहा है तो ये क्या करे, 10 साल सर्वाइव करे, तो हमें उसका वाटर कॉन्टेंट कितना रिड्यूस करना होगा, 1%, और टेम्परेचर कितना कम करना होगा, 10 डिग्री कम कर देना होगा। अगर पहले हम उसे 50 डिग्री पे स्टोर कर रहे हैं तो अब हम उसे 40 डिग्री पे स्टोर करेंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी या वाटर कंटेंट उसका 60% है तो वो हम 59% कर देंगे। क्लियर? ओके। थर्ड वन इज लिमिटेड बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ ड्राइंग एंड कूलिंग, के ड्राइंग और कूलिंग के लिमिटेड बेनिफिशियल इफेक्ट होते हैं, मतलब कि इसके बहुत कम, मतलब कि हमें बहुत एहतियात से उसकी ड्राइंग और उसकी कूलिंग को मेजर करना होता है। ये इसका थर्ड रूल है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं मेथड्स। दो मेथड्स हैं, एक इसका कन्वेंशनल मेथड, एक इसका कैरोजेनिकल मेथड। दो मेथड्स हैं सीड बैंक बनाने के, एक कन्वेंशनल मेथड है और एक क्या है, कैरियोजेनिकल मेथड। कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है कि ड्राइंग सीड टू अबाउट 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कि हम सीड्स को क्या करते हैं, ड्राई रखते हैं कितने पे, 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे। क्लियर? फिर हम क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सबसे पहले हम सीड को क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, उसकी कितनी ह्यूमिडिटी रहने देते हैं, 20%। क्लियर? उसके बाद हम क्या करते हैं, सीड को स्टोर कर लेते हैं -20 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर? फिर क्या करते हैं, सीलिंग कर देते हैं, मतलब सील कर देते हैं कि हाई क्लास जो मॉइस्चर प्रूफ कंटेंट होते हैं ना, सीलर कंटेनर्स बड़े बड़े, उनके अंदर उसे क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं। कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है कि हम पहले उसको ड्राई करते हैं, 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहने देते हैं उसकी, फिर हम उसको स्टोर कर लेते हैं -20 डिग्री पे। उसके बाद हम उसे क्या कर देते हैं, बड़े बड़े मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर सीड्स को हम क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं, तो वो स्टोर्ड रहता है। अब कौन से कन्वेंशनल मेथड में कौन से सीड्स आते हैं, वीट का सीड आएगा, राइस का सीड आएगा, सोयाबीन का सीड आएगा, पी का सीड आएगा, टोमेटो का सीड आएगा, ब्रोकली का सीड आएगा, मेलन जो खरबूजे होते हैं, वाटरमेलन, तरबूज और सनफ्लावर के सीड्स आएंगे। क्लियर? ये है कन्वेंशनल मेथड, जिसमें हम सीड को पहले ड्राई करते हैं, फिर हम उसको स्टोर करते हैं, फिर हम उसको सील कर देते हैं। क्लियर? ओके। कैरियोजेनिकल मेथड, ठीक है, इसके अंदर कौन से सीड्स को स्टोर कर सकते हैं हम, सिट्रस फ्रूट के, कॉफ़ी के, एवोकाडोज़ के, कोकोआ के, कोकोनट के, पपाया का, ओक का, वॉलनट्स का और विलोज़ के। ये सीड्स को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब इसका मेथड क्या है कि हम क्या करते हैं, सीड को पहले मिक्स करते हैं CPAs के साथ। CPAs क्या होते हैं, कैरियो प्रोटेक्टेंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं ये। ठीक है, CPAs क्या होती हैं, कैरियो प्रोटेक्टेंट्स, स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं। उनके साथ पहले सीड्स को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। सेकेंड पीरियड क्या करते हैं, कूलिंग ऑफ सीड्स। ठीक है, लो टेम्परेचर पर उनकी कूलिंग करते हैं और उन्हें स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद क्या करते हैं, उन्हें वार्म करते हैं, मतलब थोड़ी सी उन्हें वार्म हीट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो CPAs होते हैं उनको रिमूव कर लेते हैं और जो सीड्स होते हैं उन्हें हम क्या कर लेते हैं, कंटेनर्स के अंदर सील कर देते हैं। क्लियर? सीड्स को मिक्स करते हैं CPAs के साथ, कैरियो प्रोटेक्टेंट्स के साथ जो प्रोटीन्स होती हैं, फिर हम उन्हें कूल करते हैं लोअर टेम्परेचर पे, फिर उन्हें हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। फिर हम 4th नंबर पे क्या करते हैं, उन्हें वार्म करते हैं उन सीड्स को। वार्म करने के बाद जो CPAs होते हैं उनको हम रिमूव कर लेते हैं और जो बाकी बच जाते हैं सिर्फ सीड्स, उन सीड्स को हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। क्लियर? ये था हमारा कैरियोजेनिकल मेथड। क्लियर?
आज हमने पढ़ा है सीड बैंक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जीन बैंक और फिर नेक्स्ट हम डीएनए बैंक पढ़ेंगे। क्लियर। ये जो मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया ना, इसके नोट्स जो है ना नहीं है। ये जो मैंने लेक्चर दिया यहीं से आपको सारे नोट्स इसके ना बनाने कलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर इससे ज़्यादा आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको गूगल कर सकते हैं, विकीपीडिया पे किसी भी ब्लॉग या फोरम पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आपको रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू योर कोर्स वो इतना ही है। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको गूगल कर लें। क्लियर। ओके जी, थैंक यू।